चलिए, साल दर साल सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि विकास हो नहीं और विकास दर की जो इमारत है ऊंची दिखे, क्या ऐसा संभव है? और इसके साथ कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी और अजय झा दोनों ही जुड़े हुए हैं। और बेसिक जो अगर कहें कि कोई अगर अर्थशास्त्री नहीं है तो वो भी समझ सकता है कि किसी जो साफ जो जमीन होती है, फ्लैट जमीन होती है, वहां से अगर 1 इंच भी उठते हैं तो वो इमारत बड़ी लगती है। हमारे साथ रुपेश हैं सहयोगी, उनसे सबसे पहले जानते हैं। रुपेश, जो 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन ये संभव है क्या कि लोगों का विकास नहीं हो और डेटा काफी ऊंचा चला जाए? ये देखिए, बिल्कुल यही हुआ है और सरकार इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। अगर पिछले बजट को देखें तो पीछे भी कई बजटों पर, उसके बाद बजट पर जब भी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री ने दी है, उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि अपने बजट के आकार का बढ़ना बताया है। लेकिन सबसे देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी, चूंकि 2 अर्थशास्त्री समाजशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसको अर्थशास्त्रीय ढंग से इसका विश्लेषण वो करेंगे, बेहतर होगा। लेकिन जो सवाल मैं छोड़ रहा हूं अपने अर्थशास्त्रियों के सामने, वो ये कि क्या ये जो बजट बन रहा है और इस बार जो बजट पेश होगा अब 1 घंटे बाद, क्या वो वास्तविक बजट होगा? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आकलन होगा, तमाम विभागों से रिपोर्ट मांगी जाएगी, वास्तविकता से परे है, वास्तविकता से कितना करीब है? 31 जनवरी, विवेक बहुत महत्वपूर्ण है कि 31 जनवरी 2008 को बजट जो 1,60,000 करोड़ जो बजट है, उसका 60% हिस्सा खर्च नहीं हो पाता है। राशि सरेंडर होती है, राशि पार्किंग होती है, और ऐसे में क्या बजट के आकार का बढ़ना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। दूसरा, क्या हमारे विकास दर का राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा होना, 7% राष्ट्रीय औसत है, हमारा 10.30 है, क्या राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हमारा विकास दर होना और जो क्षेत्रीय असंतुलन है, ये तमाम जो आंकड़े हैं और शास्त्री इसका विश्लेषण कर इस विश्लेषण को और आगे बढ़ाएं, क्या बजट के आकार का बढ़ना और विकास दर का आंकड़ों में बढ़ना, क्या ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है? विवेक, चलिए, बिल्कुल एक सवाल तो है और रुपेश भी ये सवाल जानना चाहते हैं। एनके चौधरी साहब, उन्होंने साफ तौर पर कहा सवाल यही है अभी किन्हीं आंकड़ों पर, क्योंकि हम बराबर जब भी बजट पेश करते हैं ईटीवी की तरफ से तो एक बात जरूर कहते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी उन्हें ही आती है जो इन्हें समझते हैं। आम लोगों को अपने फायदे नुकसान अपनी प्लेट से मतलब होता है। तो ये संभव है क्या कि लोगों का विकास ना हो और आंकड़े काफी ऊंचे चले जाएं? ये सवाल है चौधरी साहब। कारणों से संभव है। आंकड़ों का जो संग्रह होता है उसकी मेथोडोलॉजी अगर सही नहीं हो, ईमानदारी से आंकड़े नहीं जमा किए गए एवं उसका सही विश्लेषण नहीं होगा, तो हकीकत से वो दूर जा सकता है। दूसरा, ग्रोथ रेट अगर हाई है तो इसका एक बड़ा कारण बेस इफेक्ट भी है, लो बेस। मैं आपको उदाहरण देता हूं। पिछले साल अगर आपकी आय 1 रुपये है और इस साल 2 रुपये हो गई, तो आपका ग्रोथ रेट 100% होगा, 100%। और अगर 1 लाख पिछले साल आपकी आय थी और इस साल 1,25,000 आय हुई, तो आपका ग्रोथ रेट सिर्फ 25% होगा। तो लो बेस, जब ग्रोथ रेट 16% था, घट के 7% चला गया और तब 3% की वृद्धि हुई और उसके लिए वाहवाही ली जा रही है। सवाल यह उठता है कि 16% से घट के 7% क्यों हुआ? दूसरा सवाल उठता है कि जो आपका ड्राइवर्स था, ग्रोथ ड्राइवर्स था, उसमें डिसेलरेशन हुआ है। आपका कंस्ट्रक्शन का 30% से अधिक रेट था ग्रोथ का। आज क्या स्थिति है? सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपने बंद करवा दिया। हो सकता है बालू माफिया से डील करना आपका उद्देश्य हो, लेकिन हकीकत क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी तरह कोलैप्स हो गई है। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर रोजगार का लॉस हुआ है। तो दूसरी तीसरी चीज कि ये ग्रोथ लोकेटेड कहां है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। तो आप देखेंगे कि ये ग्रोथ टर्सरी सेक्टर में है। और ठीक ही कहा अजय कि टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ रेट हाई होने के बाद भी, हाई प्रोपोर्शन होने के बाद भी अर्बनाइजेशन में हम सिर्फ 11% पर हैं। सारे लोग जानते हैं
कि अर्बनाइजेशन होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ता है। लेकिन तो हमारे सुशील मोदी जी, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, मंच पर एक बार उन्होंने कहा कि टोटल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सापेक्षिक घट रहा है और यह विकास का प्रतीक है। यह यूरोप के इतिहास से उठा के कहा और मैंने उस वक्त उनको कहा था कि आपने विकास के इतिहास का सिर्फ एक पन्ना पढ़ा है। जब प्राइमरी सेक्टर का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन घटा यूरोप में, तो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा। यहां क्यों नहीं बढ़ रहा बहुत तेजी से? पॉपुलेशन का ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा रूरल सेक्टर से? अगर रूरल सेक्टर जो 89% है बिहार में, एग्रीकल्चर जो 76% है, आज भी एक बड़ी आबादी को अपने अंदर लिए हुए हैं और तब उसका कंट्रीब्यूशन घटता है, तो इसका मतलब है रिलेटिव टर्म्स में रूरल सेक्टर सिंक कर रहा है, एग्रीकल्चर सिंक कर रहा है। सापेक्षिक में कहीं न कहीं बेकारी, बदहाली, गरीबी, पलायन लोकेटेड है रूरल सेक्टर में। क्या हुआ इस रूरल सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन का? आपका लैंड रिफॉर्म्स को आप भूल गए। बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डिफंक्ट हो चुके हैं, इवन सोन कैनाल सिस्टम हम नहीं चला पा रहे हैं, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत लो है। ऐसी स्थिति में अगर विकास है भी तो लोकेटेड कहां है? वहां नहीं है। जहां लोग हैं, जहां कम लोग हैं, बड़े लोग हैं, वहां विकास। जहां अधिक लोग हैं, गरीब है, मध्यम वर्ग है, बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, कमजोर वर्ग के लोग, वहां विकास नहीं हो रहा। तो इस विकास का जो नेचर है, एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं रीजनल वेरिएशन है, क्षेत्रीय असमानता है। इस समस्या का आप स्पेशल स्टेटस के लिए मांग करते हैं देश से, लेकिन बिहार के अंदर मिथिला क्षेत्र रिलेटिवली पिछड़ा है, नॉर्थ ईस्ट पिछड़ा है, शिवहर पिछड़ा है, पटना आगे है पर कैपिटा इनकम। तो एवरेज लेंगे तो वही होगा। आपको कहानी मालूम हो कि एक पंडित जी ने सभी को डुबो दिया क्योंकि एवरेज के आधार पर चल रहे थे। एवरेज एक मोटे तौर से आइडिया देता है, लेकिन एवरेज सही पिक्चर नहीं देता है। ग्रोथ रेट, और अंतिम बात में जो कहना चाहता हूं, जीडीपी ग्रोथ का एक मात्र पैमाना नहीं है। अमर्त्य सेन ने कहा था मनमोहन सिंह को इंगित करते हुए कि यह गंभीर प्रश्न नहीं है कि देश की विकास दर, अमर्त्य सेन की बात कर रहा हूं, नोबेल लॉरिएट की, और मनमोहन सिंह को इशारा किया था प्रधानमंत्री को कि ग्रोथ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ग्रोथ रेट 7% है कि 8% है कि 9%। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कुपोषण का क्या स्तर है भारत में। बांग्लादेश बेहतर है, वो देश के चलने में कहा। शिक्षा का क्या स्तर है, स्वास्थ्य का क्या स्तर है, एम्प्लॉयमेंट का क्या स्तर है, गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों इन सवालों से ठीक उलट अभी भी सवाल मौजूद है कि ये संभव नहीं हो सकता कि लोगों का विकास ना हो और आंकड़े आपसे आगे निकल जाएं। 2016 की बात हो या फिर 2017 की बात हो, 2018 की बात हो, या फिर जिन बातों की चर्चा अर्थशास्त्री इनके चौधरी कर रहे हैं कि आप 16 से 10 पर आ जाते हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन बताने को राजी नहीं है कि 16 से इतने जल्दी इतनी गति से आप गिरे क्यों, और गिरने के बाद अगर आप 1 इंच की ऊंचाई दिखाकर कह रहे हैं कि ये 16 तले का मकान है, तो इसे क्या कहेंगे? रुपेश, एक बड़े पेट वाले इंसान को देखकर खुश होया जा सकता है कि ये माना जा सकता है कि उसने बहुत खाया पिया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पेट में से गैस भरा हो। तो बिहार की स्थिति कुछ ऐसी लग रही है जो अर्थशास्त्रियों की नजर से हम देख पा रहे हैं। रुपेश,
बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा जो है, या जो आंकड़ों की शक्ल में जो कुछ दिख रहा है, मैंने कल भी कहा था कि ये 500 पन्नों का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके पन्ने बहुत चमक रहे हैं, सफेद झकाझक हैं, लेकिन उन पन्नों पर जो स्याह आंकड़े भी हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। और सुशील कुमार मोदी हो या फिर आदरी के जो संस्थापक हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई जिला अगर पिछड़ा हुआ है, जिस क्षेत्रीय असंतुलन की बात इनके चौधरी सर कर रहे हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन है, और क्षेत्रीय असंतुलन के आंकड़े उसी आर्थिक सर्वेक्षण के पन्नों पर दर्ज हैं, और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने वाले कह रहे हैं कि अगले 20 साल में ये चीजें हो सकता है कि ये संभव हो जाए। सुशील कुमार मोदी जो वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो जिले आगे बढ़े हुए हैं क्या उनको रोक दिया जाएगा? बेशक नहीं रोका जाएगा, लेकिन जो पिछड़े हुए जिले हैं, जैसे अगर इस राज्य में देखें तो जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर उनके लिए अलग से अगर प्रावधान किए जा सकते हैं तो जो वैसे माइनॉरिटी और जो मेजॉरिटी है उनको दरकिनार करते हुए वाकई जो जिले पिछड़े हुए हैं क्या उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान नहीं किया जा सकता है? और ये तस्वीर सिर्फ 2016-2017 का आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है, ये 10 साल पीछे का अगर आर्थिक सर्वेक्षण, अगर पहला ये 12वां आर्थिक सर्वेक्षण है, अगर पहले आर्थिक सर्वेक्षण को उठाएं उसमें भी आंकड़ा कमोबेश यही है। तो इन आंकड़ों की ये जो बाजीगरी है, आंकड़ों में बहुत चमकता हुआ चेहरा दिखाया जा रहा है। पटना पे बहुत पॉलिश है, पटना में ये हो रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक चीज के लिए सरकार की जरूर थोड़ी सी तारीफ होनी चाहिए कि सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं से इतर जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, जब से 7 निश्चय योजना यहां पे लाई गई, 7 निश्चय योजना में बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है, कम से कम गली नली हर बसावट तक सड़क, बड़ी बड़ी परियोजनाओं से इतर सरकार ने जो अपनी 3 प्राथमिकताएं तय की हैं, जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जब बजट पेश किया था उसमें उन्होंने 3 जो मेन फोकस रखा था, गरीबी उन्मूलन भी उसमें से एक था। गरीबी उन्मूलन कितना हुआ ये वास्तविक आंकड़े क्या है, इसलिए मैंने कहा शुरू में ही कि वास्तविक बजट तैयार होना चाहिए, हर विभाग से आंकड़े मांगे जाने चाहिए। आखिर जो जिन योजनाओं में पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं खर्च हो रहे हैं? क्या उन योजनाओं को पैसे की जरूरत नहीं है या फिर ये सरकारी अकर्मण्यता है? रुपेश जी, आप भी जानते हैं कि आप सवाल पूछते पूछते थक जाइएगा। सरकार का जब मन होगा तभी सरकार जवाब देती है, और नीतीश कुमार जी भी तभी जवाब देंगे जब उन्हें लगेगा कि जवाब देना चाहिए। लेकिन फिलहाल पीके अग्रवाल साहब बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन बजट की रूपरेखा और उसकी आधारभूत संरचना पर थोड़े डाउट्स हो रहे हैं। थोड़े सवाल ये भी हैं कि बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स क्या सोचता है इस बारे में, क्या आशाएं हैं तो क्या है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लोगों का जो आशा है इसलिए हम लोग की मान्यता भी है कि इसलिए बजट तो अच्छा आएगा ही, क्योंकि लास्ट टाइम जो अमाउंट उन्होंने फिक्स किया था 1,60,000 को बजट था, लेकिन उससे उद्योग के लिए जो प्रोविजन किया गया था वो बहुत कम किया गया था। और जब तक उद्योग का विकास नहीं होगा कोई भी इकोनॉमी के उत्थान पॉसिबल नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात का हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि उद्योग में जो बजट का एलोकेशन हो तो कम से कम टोटल बजट का कम से कम 2% के लगभग होना चाहिए। क्या इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरीके से सरकार, ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा उस पर मेहनत कर रही है या फिर कुछ औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ कर रही है, ऐसा लग रहा है? पुराने आंकड़ों क्या लगता है, पुरानी तस्वीरों को देखकर कि इस बार कुछ हो पाएगा? कि जो 2016 की जो पॉलिसी बनी है उसका जो है मिड टर्म रिव्यू किया जाए, क्योंकि उस पॉलिसी में जो बेनिफिट 2011 के पॉलिसी में दिया गया था 2016 के पॉलिसी में वो बेनिफिट नहीं है। नतीजा क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड से आना चाहिए और इनसाइड से आना चाहिए उसको इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। आज के दिन हम लोगों का डिमांड उनसे ये है कि साहब फर्स्ट आप बजट का जो एलोकेशन है उद्योग के लिए जो लेस देन 1% हुआ है फास्ट में, उस एलोकेशन को बढ़ाया जाए जिससे कि कम से कम जो आधारभूत संरचना आवश्यकता है और लोगों को इंसेंटिव दिया जा सके, ऐसा है। और इससे संबंधित अगर बजट का एलोकेशन अधिक होगा तो जो जमीन की समस्या है या लैंड बैंक बनाने वाली बात है उसमें उस फंड से किया जा सकता है। और अगर उद्योग का विकास होगा
तभी संभव है कि साहब यहाँ एम्प्लॉयमेंट बन सकता है और जो पलायन के संभावना बनती है उसमें कमी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अग्रवाल साहब हमारे साथ इनके चौधरी जो अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर रजत झा हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ रुपेश हमारे सहयोगी हैं जो लगातार इन विषयों पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं विभिन्न जिलों में जाकर। तो इनकी रिपोर्ट जो है वो कुछ सुखद नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह से औद्योगिक क्रांति की बात आप कह रहे हैं कि अचानक से कुछ हो जाएगा, तो ये म्यूटेशन होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग का सजेशन है, हम लोग का डिमांड है, हम लोग डिमांड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट के लेवल पे ही हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो इनके चौधरी साहब थे, प्रोफेसर रजत झा हैं, इन दोनों से हमने एक सवाल किया था, आपसे भी पूछ लेते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बागडोर आपके हाथ में है, तो क्या आपसे कभी राय मशुरा लिया सरकार ने? कभी आपको बुला के पूछा? देखिए, आज तक ऐसा बनता है कि जब भी औद्योगिक नीति बनती थी, हाँ, हमेशा हम लोगों को उसमें पार्टिसिपेट किया जाता था, हम लोग उसमें सजेशन देते थे। लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट उस सजेशन को अब नहीं बुलाया जाता, मानती है। अब नहीं बुलाया जाता। अभी कुछ आवश्यकता इसको बढ़ाने की है कि कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच जो है। बिल्कुल हर एक सेक्टर से लोगों को बुलाकर पूछने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए तमाम। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। तो बिहार अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स आशा ये कर रहा है, आशावादी है, अच्छी बात है, लेकिन क्या मिल पाएगा इस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम है, ये सरकार को सोचना है। और जिन सेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, हमारे साथ अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी हैं, सब यही कह रहे हैं कि हर एक सेक्टर से आपको वहां बुलाकर एक बार मीटिंग करनी चाहिए थी इस बजट से पहले, ताकि बाहर से भी कुछ आइडियाज, कुछ अच्छी चीजें मिल सकें। आप बजट का आकार बढ़ा दीजिएगा और इसी तरह से मार्च की लूट मच जाएगी, पैसे सरेंडर करने पड़ेंगे, तो फिर कैसे बजट चलेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सिरांदा भी जुड़ी है न्यूज रूम से, उनसे भी बात करते हैं। सिरांदा, क्या कुछ खबर आ रही है? खबर तो फिलहाल यही है विवेक कि लोगों की उम्मीदें, जैसे कि आप अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उम्मीदों की आशाओं की बात कर रहे थे, उन्हें भी काफ़ी उम्मीद है, और आम लोगों की अगर बात की जाए तो उनकी भी काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर हम पिछले कुछ समय से बात करें, हमारे सहयोगी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी क्या सोच है, क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की उन्होंने कोशिश की है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें हैं जिस पर चाह रहे हैं लोग कि और ज्यादा खर्च हो और ज्यादा काम किया जाए, क्योंकि इस बार 12% की बढ़ोतरी इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि देखी जाएगी, और उसके अलावा शिक्षा को लेकर खास ध्यान दिया जाएगा। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो भी लगातार इस बात की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा है खास तौर से अब उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो हमारे प्रदेश के छात्र हैं उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और इसके अलावा बहुत सी मांगे लोगों की हैं। ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर लोगों की दिक्कत यह है कि जो शिक्षा के लिए बजट जाता है, पहले सिरांदा पहले ये भी सवाल है कि नेताजी जो लोग बजट पेश करते हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? पहला सवाल तो वहीं पर है, ये सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। इनकी चौधरी साहब ने इसे कोट किया है। अजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले रुपेश के पास फिर एक बार चलेंगे। रुपेश, अभी तक जितने राजनेताओं को आपने आज तक देखा है, जब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किन्हीं के बच्चों को आपने देखा है कि वो सरकारी स्कूल में जाते होंगे स्लेट पेंसिल लेकर, बोरा लेकर? देखिए, बिल्कुल जो आपने सवाल किया है विवेक, मैं बहुत समय से, जब से मैं सुन रहा था पीके अग्रवाल साहब को, उस वक्त से यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। पीके अग्रवाल साहब अभी कह रहे थे कि बजट का एलोकेशन बढ़ना चाहिए उद्योग के क्षेत्र में। सवाल तो ये भी पैदा होता है विवेक कि जिन क्षेत्रों को बजट का एलोकेशन बढ़ाया गया, शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा क्षेत्र को मौजूदा जो बजट है इस वित्तीय वर्ष का, उसमें 25,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे दिए गए, और उस बजट के दौरान एक जुमला पढ़ा गया जो लोहिया कहते थे। लोहिया की सोच आज आते आते वो सोच कहां है? लोहिया कहते थे जो बजट में शामिल किया गया उनके उस बातों को कि राष्ट्रपति हो या हो भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। क्या आज जो भंगी की संतान है उसको राष्ट्रपति तो जाने दीजिए, क्या एक विधायक का बेटा जहां पढ़ता है या जिस स्तर की शिक्षा उसको मिला हुआ है, क्या एक भंगी की संतान? अब कभी चले जाइए, किसी जिले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अब पटना के ये विधानसभा के ठीक सामने एक भंगी बस्ती है, आप जाइए, दिन भर बच्चे वहां लट्टू नचाते हुए नंगे भूखे। बिल्कुल, हम रुपेश आपके पास आते हैं। ओपी शाह साहब हैं, पूर्व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपी शाह साहब, उम्मीदें जरा बता दीजिए, क्या है बजट से उम्मीदें? जी, ऐसा है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा पैसा अलॉट करना चाहिए, बजट का एलोकेशन बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम काफी हो रहा है, लेकिन और करने की जरूरत है राज्य के आर्थिक खुशहाली के लिए।
उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी बजट में पैसा बढ़ना चाहिए। ये कोई पहली बार बजट पेश नहीं हो रहा है ओपी साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि उद्योगों के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अक्सर हम बात करते हैं, हर बजट पर इस तरह से चर्चाएं करते हैं। आप देखा जाए कि ग्रेजुअली 2005 से बढ़ भी रहा है पैसा, हर बजट में बढ़ रहा है, इसमें और बढ़ाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। ओपी शाह साहब जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष थे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि ये आकार जरा बढ़ना चाहिए, लेकिन आकार के धरातली स्तर पर क्या कुछ हो रहा है ये हम उस प्लेटफॉर्म को जांचने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियां आएंगी, निकल जाएंगी, गाड़ियां रुकेंगी भी, किस तरीके से काम होगा इस पर चर्चा हो रही है। एक बस्ती की बात हो रही थी और रुपेश इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे थे। फिर एक बार प्रोफेसर अजय कुमार झा और एनके चौधरी की तरफ हम रुख करते हैं। अजय जी, ग्राउंड रिपोर्ट तो हमारे सहयोगी ने बता दी, रुपेश ने बता दी ग्राउंड रिपोर्ट की क्या कुछ होता है, असल जिंदगी में क्या होता है। शिक्षा पर बड़ी बड़ी बहस एसी चैम्बर में बैठकर हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उनसे भी पूछना चाहिए जो रुकनपुरा बस्ती में, रूपसपुर बस्ती में और जिस विधानसभा के बगल में रुपेश जिसकी चर्चा कर रहे थे, उन बस्तियों के लड़के कहां पढ़ते हैं। नेताजी के बच्चे तो इतना जरूर है कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। हाँ, बेशक अब ये बात तो है, ये हम लोग देखते भी रहे, लेकिन मैं जिन बातों की ओर इशारा करना चाह रहा था कि अगर हम, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले चौधरी साहब ने भी कहा और आपने जो सवाल पूछा था उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और आपके सवाल को उससे जोड़ते हुए कि हमारे यहाँ अगर जीडीपी बढ़ता है तो ये मान लेना कि सीधे हम वो इकोनॉमी हमारी बढ़ गई, सोशल सेक्टर में सारे सुधार हो गए, ऐसा तो होता ही नहीं है और उसको काफी डिटेल में समझाया भी गया। अब उससे हट करके मैं ये बताना चाहता हूं कि जीडीपी का ग्रोथ जब तक सेक्टर्स के साथ आप कनेक्ट नहीं करेंगे और लोगों के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं दिखेगा। चूंकि अगर इकोनॉमी को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो 3 सेक्टर की बात करते हैं, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी या सर्विस सेक्टर। वो अपने आप में समाधान नहीं देता है, क्योंकि अगर किसी एक सेक्टर से इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाए तो वो पूरे की पूरे इकोनॉमी साइज के ग्रोथ रेट को ज्यादा दिखाएगा। सारे सेक्टर से ही सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह हर तरफ खड़ी। लगातार हमारे साथ एनके चौधरी, प्रोफेसर अजय झा जो कि अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, पटना स्टूडियो से रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले हमने पीके अग्रवाल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से बातचीत की और उससे भी पहले हमने ओपी शाह से बात की जो कि पूर्व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े थे और सबकी मांग है कि ये आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं उनका दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है। उनका पॉइंट ये है कि आकार बड़ा करने से कुछ नहीं होगा, सरकार को अपनी कार से नीचे उतरना होगा, जमीन देखनी होगी, हालात देखने होंगे और उसके बाद पैसों का, जिस तरीके से आप कहते हैं कि आकार बढ़ा दिया गया, तो उन हर एक मद के लिए राशियां आपको आवंटित उसी हिसाब से करनी होंगी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है बजट। बिहार वासियों की नजर बनी हुई है, सबकी नजर बनी हुई है। विवेक की ओर रुख करते हैं। विवेक, चलिए, धन्यवाद इन सभी बड़ी खबरों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि खड़ी पुलिस को बैठा मिल नहीं रहा है कि बैठा है कहां, पहला सवाल तो ये है। और मुंगेर से जो पहली खबर थी वो ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है, गोलियां चल जाती हैं, मौत हो जाती है। और इन्हीं दोनों विषयों को लेकर हम अपने अर्थशास्त्रियों के पास जाते हैं, इनके चौधरी के साहब के साथ और प्रोफेसर अजय झा जी के पास। और चौधरी साहब, हमें जरा ये बताइए, मुंगेर से अभी खबर आई, सिरांधा बता रही थी, बड़ी खबर है, गोलियां चला दी गई हैं, युवक की मौत हो जाती है और लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। और फेज 1, एनडीए का फेज 1 आपने देखा, फेज 2 भी देख रहे हैं, कैसे कैसे यहां पर गति दुर्गति में बदलती जा रही है, तो कैसे यहां इंडस्ट्री आएगी ये बताइए। बिल्कुल आप सही करें, ये जो ग्राफ था लॉ एंड ऑर्डर का, शासन का, सुशासन का, वो बहुत तेजी से इंप्रूव किया था। बाद में ये ग्राफ टेपर ऑफ किया, प्लेटो, और इसके बाद तेजी से गिरा। इसको स्वीकार करना चाहिए। कल इस्लामपुर में दुख के साथ कहना चाहता हूं, ये वही इलाका है जहां से माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, माननीय मंत्री श्रवण कुमार आते हैं और ये लगातार घटनाएं उधर घट रही हैं। क्यों नहीं आप एक्शन ले पाते हैं? मनोज बैठा का सवाल है। पहला दिन बीजेपी ने डिजोन क्यों किया और आज आपकी चुस्त दुरुस्त पुलिस क्यों नहीं ट्रैक डाउन कर पा रही है उसको? आपने डिनाई किया और आज जब दबाव पड़ रहा है तो आप ये कर रहे हैं। आपके नेता क्यों नहीं गए वहां जाकर
संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी लगा। और अभी व्यवसाय की बात हो रही थी, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के दो माननीय अध्यक्ष पहले के और आज आए। व्यवसायियों को टारगेट किया गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट किया गया है, डॉक्टर को टारगेट किया जा रहा है। तो जो पहली ड्यूटी है स्टेट की, गवर्नेंस की, सरकार से जुड़े लोग चाहे सरकार के अंदर हो या बाहर, हमें ये बता रहे हैं, कल भी बता रहे थे कि बिहार में पहले राज्य था नहीं, सरकार थी नहीं, पहली बार नीतीश कुमार जी के समय में राज्य का निर्माण हुआ है। यही राज्य है जो अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निर्वाह नहीं कर पाती है। यही सरकार है जो अपने बच्चों को बचा नहीं पा रही है, डॉक्टर को नहीं बचा रही है, प्रोफेसर को नहीं बचा पा रही है, व्यवसायियों को नहीं बचा पा रही है। किसको समझाने चले हैं? ग्राफ क्राइम का मैं आपको बताऊं, फर्जी आंकड़े जमा किए जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच मुक्त नौबतपुर का एक गांव डिक्लेयर हो गया था। उस पंचायत में, खजूरी पंचायत में हम गए, हमारे कुछ साथी गए, तो 25% नहीं बना था शौचालय। जब नहीं ये सवाल हमने उठाया और वर्तमान डीएम के, पहले के डीएम के पास गए, तो माननीय चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा एरोगेंस उस ऑफिसर में था। और अंत में स्वीकारना पड़ा कि केवल 25% शौचालय बने थे और डिक्लेयर हो गया 100%। फर्जी आंकड़े प्रचार सभी क्षेत्रों में प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जनता को गफलत में डाला जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि इकोनॉमी स्टैटिक है, सोसाइटी स्टैटिक है, बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अपेक्षा क्या थी आपसे? आपसे उम्मीद क्या थी? आपकी स्थिति दिनों दिन स्थिति बिगड़ रही है। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग आपका आज विरोध कर रहे हैं, ऑपोजिशन में हैं, उनको भी नैतिक अधिकार नहीं है आप पर पुरस्कार। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे जैसे नागरिक को हक नहीं है, बिहार की जनता को हक नहीं है। आप यह कहकर नहीं चल सकते कि आरजेडी ने रेपिस्ट, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट किया। आप इसी के लिए आए थे? आप यही मॉडल हो गया आपका, आरजेडी मॉडल हो गया आपका। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहां गया? गवर्नेंस कहां गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आम पब्लिक के दिमाग में ये सवाल है। हमाम कहते हैं, हमाम में सब नंगे हैं, ये कहावत है, लेकिन हमाम जो है अब उसके बाहर कांच की दीवार है और अंदर नहा रहा व्यक्ति ये समझ रहा होता है कि बाहर से उसे कोई नहीं देख रहा है, हालांकि सारी दुनिया देख रही होती है। इसे आंखों में धूल झोंकना नहीं कहते हैं, आंखों में पूरी तरीके से धूल में ही सराबोर होने वाली स्थिति है। और सीधी तस्वीरें हम अभी कुछ देर पहले आपको दिखा रहे हैं और लगातार उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। 2 बजे से कार्यवाही शुरू हो गई। चौधरी साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे। आनंद अमृतराज हमसे थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। आनंद, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? फिलहाल 2 बजे का समय मुकर्रर है, 1:42 हो चुका है। आपको दिखाते हैं विधानसभा के बाहर कुछ देर पहले नीतीश कुमार पहुंचे हैं और 2 बजे सुशील मोदी बजट प्रस्तुत करेंगे। इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता, एनडीए के जो तमाम नेता हैं, वो अपने हाथों में गुलाब लिए नीतीश कुमार की अगवानी किए हैं और अब कुछ देर के बाद सुशील मोदी अपने हाथों में बैग लिए पहुंचेंगे और 2 बजे से बजट पढ़ना शुरू करेंगे। इस बार उनके बजट में क्या कुछ है बिहार की जनता के लिए देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नजरें न सिर्फ बिहार की जनता की भी टिकी हुई है, विपक्ष की भी टिकी हुई है और सत्ता पक्ष की टिकी हुई है। और ऐसा माना जा रहा है विवेक कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले ये सरकार का महत्वपूर्ण बजट होगा और इसे शायद चुनावी बजट भी कहा जाए। इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार जो फीडबैक मिल रहा है। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे। कैमरामैन मनीष से आग्रह करेंगे कि वो दिखाने का कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो भी एनडीए के नेता हैं, वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है मीडिया की, इस वजह से अब आप देखिए विवेक की जो एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुशील मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे सुशील मोदी जब से महागठबंधन की सरकार टूटी है और एनडीए की सरकार बनी है, सुशील मोदी के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वो बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। और उनसे जनता की आकांक्षा भी काफी होगी और इस सरकार पे भी दबाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, ये जो गुलाब के फूल हाथ में है, तो बिहार के जनता, गुलाब के फूल जो हाथ में है, सवाल वही है। जो लाल रंग दिख रहा है वो बजट हमें दिख रहा है, लेकिन नीचे क्या कांटे हटा दिए गए हैं? बड़े आराम से नेताजी लोग पकड़े हुए हैं इस फूल को।
आप बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार सवाल किया विवेक। और निश्चित तौर पे बिहार की जनता भी ये जानना चाहेगी कि सिर्फ गुलाब दिखाने के लिए कि ऐसी खुशबू भी मिलेगी इस बार के बजट में बिहार की जनता को, निश्चित तौर पे बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होगा और ये जनता को बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि एनडीए की सरकार बनी है, विकास के लिए बनी है और इस बार के बजट में तमाम तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। चूंकि मैंने आपको बताया कि 2019 में लोकसभा चुनाव होना है, उसके पहले बिहार की जनता भी जाना चाहेगी सरकार से, एनडीए की सरकार ये आनंद, ये अपने नेताओं का बंटवारा हो चुका है क्या यहाँ पर? जेडीयू के लीडर आपको नजर आ रहे हैं? क्यों सुशील कुमार मोदी की अगवानी से बीजेपी लीडर ही करेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं आपको बताने भी वाला था कि अब तक जो हमें नजर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता ही नजर आ रहे हैं। अब तक एनडीए जेडीयू के नेता नजर नहीं आ रहे, चूंकि अब कुछ देर पहले नीतीश कुमार पहुंचे थे तो एनडीए के 2-3 नेता नजर आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जेडीयू नेताओं का आने का भी सिलसिला शुरू हुआ है। चूंकि बजट सुशील मोदी पेश कर रहे थे। देखिए, एनडीए की सरकार जरूर है, लेकिन कई मुद्दों पर सुशील मोदी अपना अलग अहमियत दिखाते हैं, बीजेपी के नेता अपना अलग, जेडीयू के नेता अपना अलग अहमियत दिखाते हैं। तो इस बार चूंकि एनडीए की बजट है और सुशील मोदी पेश कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी नेताओं का उत्साह कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी नेताओं को लगता है कि इस बार के बजट में वो तमाम चीजें बिहार की जनता को मिलेगी जिसका इंतजार एनडीए सरकार के लिए किया जा रहा है। और बीजेपी के नेता ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, एनडीए की सरकार आ गई तो हमने जो वादा किया था, वादा आपसे हम पूरा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। जेडीयू के नेता भी नजर आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जेडीयू विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ देर के बाद 2 बजने में अब कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, लगभग 10 मिनट के आसपास वक्त बचा हुआ है और सुशील मोदी का इंतजार हो रहा है। और सुशील मोदी जैसे ही यहाँ पर आते हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट बताने को काफी होगी अगर कि इस बार उनके पिटारे से क्या कुछ निकलता है। लेकिन इतना तो तय है, इस बार चुनावी बजट से इंकार नहीं किया जा सकता है। और तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं आनंद, तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। और एमके चौधरी साहब, प्रोफेसर अजय झा जी, समय की कमी है लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, नेताओं का बंटवारा कैसे होता है। डिप्टी सीएम भी अपनी पार्टी के लिए सीएम होता है, वो अभी यहाँ पर दिखेगा और हाथ में गुलाब का फूल है जिससे स्वागत किया जाएगा सुशील कुमार मोदी का। कांटे हटा दिए गए हैं ताकि पकड़ मजबूत रहे और ये बजट वाला वैलेंटाइन है। बिल्कुल, लेकिन जिसको संदेश और जनता अपने अनुभव से जानती है कि विकास जिसका ढिढोरा पीटा जा रहा है उसमें उसकी हिस्सेदारी नहीं के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय झा जी के पास आते हैं, समय की कमी है। अजय जी, ये जो गुलाब है ना, इसमें गंध नहीं आती क्योंकि ये देसी नहीं विदेशी है। तो अब हमें जरा समझाइए, इस गुलाब के फूल से जरा बजट को जरा जोड़ के बताइए कि क्या कुछ होना है। बजट, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इस गुलाब के फूल से संभव तो ये बताना चाहते हैं कि गुलाबी बजट इनका होने वाला है, गुलाबमय होने वाला है, सब रंगीन होने वाला है, सुहाना होने वाला है, प्रेममय होने वाला है। परंतु उसकी जो गुलाब की खूबसूरती अपने रंग से ज़्यादा इस बात से होती है कि उसके साथ उसमें कांटे भी होते हैं। बिल्कुल, अगर आप उन कांटों को हटा करके चलना चाहेंगे और एक नए तरह के गुलाब की संरचना करना चाहेंगे तो आप किसी गलतफहमी में जी रहे हैं। कांटे आपके साथ चलेंगे और कांटों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं ये जरूरी है। मुझे लगता है कि भाजपा के सदस्यों को ये समझ शायद है कि कांटे को हटा देना है। कांटों को हटाना नहीं है, कांटे आपके साथ रहेंगे और आप उसे हैंडल कैसे करते हैं। आने वाला बजट यही देखना चाहेगा और जनता भी यही देखना चाहेगी कि हम लोग जो कांटे के रूप में आपके सामने खड़े हैं, जो हम लोग कुछ आपसे उम्मीद करते हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। बहुत बहुत शुक्रिया इनके चौधरी साहब आपका, प्रोफेसर अजय झा आपका भी, कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। गुलाब हैं, देखने में बढ़िया हैं, लेकिन अभी जिनके हाथ में हैं उनके हाथों को देखकर उम्मीद लगा सकते हैं कि बजट पेटी जब खोलिएगा कुछ अच्छा खोलिएगा, जब बोलिएगा तो और भी अच्छा बोलिएगा। और राबड़ी देवी के वार पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार कर दिया। नीरज कुमार ने कहा है कि सरकार ना किसी को फंसाती है और ना किसी को बचाती है। बड़े बड़े अपराधी जेल गए हैं। उन्होंने कहा कि मनोज बैठा की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। नियत वैसी भावना, जैसे उनके नेताजी जो हैं नवरात्रा में बलात्कार के आरोपी से मिलने में 10 नंबर में कोई लज्जा नहीं महसूस होता। कहाँ कौन सा रक्षण दे रहा है जानकारी बतावे, कौन है, किसके घर में है। अगर राष्ट्रीय जनता दल को यह जानकारी है कि फला आदमी संरक्षण दे रहा है तो उसका नाम और पता बतावे।
जनता दल के कार्यकर्ता होने की हैसियत से राजनीतिक ईर्ष्या उनको है, उसके बावजूद उनके साथ चलेंगे और उसको गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करेंगे। और चलिए, आरजेडी लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को किसान और गरीब विरोधी करार दिया। कुछ लागू हुआ, खर्चा हुआ, सब विभाग बैठा हुआ, पैसा कहाँ? कौन चीज का बजट ही पेश करें? बूढ़ा बूढ़ी पेंशन 2 वर्षों से नहीं मिला, 10 लाख का नाम कट गया, कार्ड नहीं मिल रहा है गरीबन के, अनाज नहीं मिल रहा है, वहाँ किसान त्राही कर रहा है, कौन सहायता है? और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के क्या विचार हैं, ये भी सुनिए। और इस जन कल्याणकारी बजट में स्वास्थ्य विभाग बेहतर सेवा और आगे आने वाले वर्ष में दे सके। 7-8 महीने हो गए। हमारी कई महत्वपूर्ण योजनाएं परियोजनाएं हैं, जिसमें खास करके पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय बनाना, तो ये सारा कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी। और चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही, और 2 बजे से लगातार बजट पर हर अपडेट देखते रहिए ईटीवी पर।